गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवाल। और फ्रेंड, आज हम एक केस डिस्कस करेंगे। इंटरेस्टिंग केस है और बहुत ही कई बार हम अ, ऐसे केसेस में वही रेमेडी जो इस केस को पढ़ने के बाद क्या आएगी वो हम बहुत फ्रिक्वेंटली दे देते हैं। और उस रेमेडी का जो वाय होता है, उस पेशेंट का जो वाय होता है हमारे पास आने का या बीमार होने का, वो हम कई बार मिस कर जाते हैं और करते हैं बहुत। बट बार बार हमारी गलतियों में सुधार करना ही हमें परफेक्शन की ओर लेके जाता है। तो ये केस उसी का एक एग्ज़ाम्पल है। और इस केस से हम आसपास की दो जो रेमेडियाँ हैं जो बहुत फ्रिक्वेंट आती हैं हमारे पास, उससे हम अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये जो केस है ना, ये 40 साल की एक फीमेल पेशेंट है और इन्हें ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम है। और ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम अराउंड 1 साल से है और उससे ज़्यादा से हैं। और अभी बैकएक का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है उनको। और बैकएक का प्रॉब्लम ऐसा है कि वो मेरे पास जब आई है ना, तो उनसे है ना उठने बैठने की नहीं बन रही, कमर में इतना पेन हो रहा है। तो उसके लिए वो ट्रीटमेंट के लिए आई हैं, पति साथ में आया है। और इस केस में हम कैसे एंट्री ली और अगर पेशेंट का हस्बैंड का रिएक्शन कैसा है, उससे हम इसमें कई बार हम अपनी केस टेकिंग में बहुत ईज़िली इंटर हो जाता है। तो हुआ यूँ कि उसके हस्बैंड ने उसको अंदर कमरे में, वो अंदर दोनों पति पत्नी आए, पति बाहर ही बैठा रह गया, बाहर ही बैठ गया वो। और उसने मतलब बिल्कुल कंसर्न नहीं लिया उसकी पत्नी को लेकर। जनरली मैंने मैक्सिमम कपल जो आते हैं वो केबिन तक आते हैं, अंदर बैठने की कोशिश करते हैं। मैं कई बार बोलता हूँ बाहर बैठिए। बट इस केस में स्ट्रेंज ये था कि उसके पति को एक रत्ती भर का फ़र्क नहीं। उसका पति बाहर फर्स्ट बेड पर बैठ गया और वहीं बैठ गया और ऐसे मोबाइल चलाने लग गया। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि कुछ तो दिक्कत है, IPR में इनके रिलेशन में दिक्कत है। तो और वो वहीं बाहर बैठे हुए मस्त मोबाइल चला रहे हैं, रील देख रहे हैं, कोई कंसर्न नहीं है। जनरली मैंने मैक्सिमम क्योंकि हमको केस में PQRS देखना है, तो जनरली पत्नी को इतना पेन है तो हस्बैंड थोड़ा बहुत तो कंसर्न लेता है। बट हस्बैंड का कोई कंसर्न नहीं। हस्बैंड ने ऐसे एहसान कर दिया पत्नी को लाकर अपने क्लिनिक पर छोड़ के, कि जैसे कोई ड्राइवर या ऑटो रिक्शा वाला छोड़ते हैं ना, इस प्रकार से। तो मुझे एक पल में ये आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई रास्ते में इसको बिठा के छोड़ के गया हो। बट वो उसका हस्बैंड ही था जो उसको पेन की तरफ भी उसका ध्यान नहीं है। उसकी वाइफ बड़ी मुश्किल से मेरे केबिन में आई, इस झुक कर हल्के से और बैठी। तो अब वो कंटिन्यू उनका रील चल रहा है, कोई ध्यान नहीं है इनकी तरफ। तो मैं ठीक है बैठिए आप अंदर। मैंने दरवाज़ा लगाया, बताइए क्या तकलीफ़ है। तो मैंने पूछा कि बताइए क्या तकलीफ़ है। तो उन्होंने बोला कि कमर में बहुत दर्द है और सफ़ेद पानी की तकलीफ़ भी ज़्यादा है। तो मैंने कहा कि कब से? तो बोले सर 1 साल हो गया, काफ़ी ट्रीटमेंट लिया पर कोई आराम नहीं हुआ और ठीक भी नहीं हुआ। सफ़ेद पानी तो बार बार आ जाता है और कमर दर्द तो ठीक ही नहीं हो रहा है। तो जनरली जब हमको IPR देखना होता है तो हमको घर के मेंबर की जानकारी लेना ज़रूरी है, क्योंकि हस्बैंड का भी नंबर आएगा बीच में। बट वो चीज़ उसने अपने डिटेल में ही बता दी हमें, मतलब वो भी बड़ा अजीब लगा। तो मुझे पूछना पड़ा। तो मैंने कहा कि आपके घर में कौन कौन है? तो उसने बोला कि मेरे 2 बेटे और मेरे सास ससुर हैं। तो देखिए यहाँ पे उसने हस्बैंड का नाम नहीं लिया, जबकि हस्बैंड साथ में आया है। तो मैंने कहा कि आपके हस्बैंड? तो उसका जो जवाब है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त है। तो वो बोली कि वो है या नहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नाम के हस्बैंड है। और बड़ी इरिटेट हो गई कि क्या डॉक्टर, क्या मतलब उनका होने नहीं होने को। इसी बिल्कुल इरिटेटिंग, एकदम इरिटेट हो गई उसका नाम सुनकर कि सर क्या फ़र्क पड़ता है, वो है नहीं है, देख लो ना बाहर मोबाइल चला रहे हैं, वो क्या फ़र्क पड़ रहा कि मेरे को कमर दर्द है, सफ़ेद पानी क्या है, पैसे देते हैं, बोले जा तेरा इलाज करा ले। तो सर वो है नहीं है, बराबर नहीं है। तो अब ये हमें जानना है कि भाई दिक्कत कहाँ आ रही है। तो मैंने कहा कि आप अपने पति से खुश नहीं हैं?
तो वो बोली कि सर ये घर में जैसे मेरे सिर पर है ना, मतलब ये लोग मेरे हस्बैंड, ऐसा लगता है जैसे मेरे सिर पर बोझ है। और ये घर जैसा लगता है कि घर में ये शादी कर रही हूँ, मुझे काम कर रही हूँ, ऐसा लगता है कि सर मेरे सिर पे सिर्फ बोझ है, बस कर रही हूँ। तो मैंने क्या, बताइए ना क्या दिक्कत। बोले कि सर देखिए कि मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों अनमेरिड है, मेरे 2 सास ससुर हैं, दोनों ओल्ड एज में हैं, और ये जो हैं ये दिन भर दारू पीते हैं और कुछ नहीं करते। सारा काम मेरे को देखना पड़ता है, खेती बाड़ी मेरे को देखनी पड़ती है, दोनों बच्चों का खाना पीना, उनका जो स्कूल जाना वगैरह वो देखना पड़ता है मेरे को। और सास ससुर दोनों बीमार रहते हैं, तो उनका भी मुझे मतलब सेवा पानी करना पड़ता है, उनको पानी पिलाना नहलाना दोनों को मुझे करना पड़ता है। तो मैंने कहा कि इसमें अलग क्या है। मैं जनरली आपको ऐसे क्वेश्चन कई बार बोलने पड़ते हैं जिससे पेशेंट प्रोवोक हो और वो अपनी दिल की भड़ास निकाले। तो मैंने कहा कि इसमें ऐसा नया क्या है, सब करते हैं इस एरिया में, जो रूरल एरिया के लोग हैं उनका काम है ये करना। तो उसने कहा सर कैसी बात कर रहे हो आप, सर आदमी दिन भर ये ड्रिंक करके पड़ा रहता है, 1 रुपये का सपोर्ट नहीं करता सर, मेरे को 1 रुपये का सपोर्ट नहीं करता। कि मेरे जब करके आए थे तब सब काम साथ में मिलकर करते थे। अब सारा बर्डन मेरे ऊपर आ गया है काम का, सारा दिन भर मैं काम करती रहती हूँ, बट इसका 1 रुपये का सपोर्ट नहीं है मुझे। डॉक्टर साहब कम से कम मैं जब खेती में जाती हूँ ना काम करने के लिए, वहाँ भी अगर 1 घंटे 2 घंटे रहे तो मुझे राहत मिल जाए, कम से कम मैं आराम से रेस्ट तो कर पाऊँ, बाकी काम अपने ढंग से कर तो पाऊँ। इतना कमर दर्द में मैं भाग रही दौड़ रही, कम से कम कमर को रेस्ट तो दे पाऊँ। पर इस आदमी से मुझे 1 रुपये का सपोर्ट नहीं है। तो ये केस है। मैंने सारा टोटल देख कर और उनको 200 के 3 डोज दिए, और मुश्किल से 15 मिनट के बाद मैंने उनसे फॉलोअप लिया कि अभी पेन कैसा है। तो फीमेल ने बोला सर कि मुझे ऐसा लग नहीं रहा कि मेरा कमर दर्द है, अब बहुत कमर हल्की हो गई है, और जो आगे दुख रहा था पीछे दुख रहा था सब लगभग बहुत लाइट हो गया सर, मुझे मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैंने उनको 3 डोज दिए और एसएल दिया कि आप मुझे 15 दिन में दिखाए। तो 15 दिन महीने भर में आए। महीने भर बाद का जो उन्होंने फॉलोअप दिया तो कहा कि सर कोई पेन नहीं मुझे कमर दर्द के अंदर, और वो जो वाइट डिस्चर का प्रॉब्लम था वो बीच में कुछ बढ़ा और अब नहीं है बिल्कुल। मतलब आप बहुत, ये मैंने कभी ऐसा मुझे कभी हुआ ही नहीं किसी ट्रीटमेंट से कि मुझे इतना लंबा आराम गया होगा। अब वो इसी आईपीआर के साथ बिना छेड़े काम कर रही है। तो ये था केस, और उनका बैक पेन, फिर उसके बाद भी उन्होंने उनके रिलेटिव वो लेकर आए, तो बोले सर कुछ ही नहीं है सर, कमर दर्द गया सर, आपकी मेडिसिन ने बहुत अच्छे से ठीक किया सारा। तो वो पेशेंट पूरी तरह से ठीक है। तो इस केस में सबसे पहले अगर हम देखें कि जनरली अगर हम वाई डिस्चार्ज और बैकेक को साइकोडायनामिक और देखते हैं, तो बैकेक मतलब एक सपोर्ट है ना, फिजिकली, मेंटल, फाइनेंशियल, है ना, किसी प्रकार का मोरल सपोर्ट, जो एक सपोर्ट को डिनोट करता है आपका स्पाइन। और लोअर स्पाइन लोअर रीजन में है तो जनरली फाइनेंशियल होता है, या फिर कहीं ना कहीं फिजिकल होता है। तो और दूसरा अगर ल्यूकोरिया है तो कहीं ना कहीं हस्बैंड से कॉन्फ्लिक्ट है। तो इस केस में दोनों ही हैं, हस्बैंड उनका सपोर्ट, मतलब अगर ओवरऑल बोला जाए तो हस्बैंड इनका सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो ल्यूकोरिया से इनका हस्बैंड आया, और सपोर्ट से इनकी, मतलब उनका जो वो सपोर्ट नहीं कर रहे जनरली, तो हस्बैंड इनके सपोर्ट नहीं कर रहे। केस का एक क्रक्स यही है कि वो बोली भी यही कि डॉक्टर साहब ये नाम के हैं, केवल कुछ करते धरते कुछ नहीं है। तो एक जैसे ही हमने उनसे पूछा ना कि भाई कि तुम्हारे पति, उन्होंने उनके पति का नाम नहीं लिया, तो वो चीड़ कर बोली। तो ये है इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड, है ना, सबसे पहला और बहुत सिंपल रूल, मतलब कोई उसमें लाग लपेट नहीं है। वो जो थ्रू एंड थ्रू उस केस में यूँ भी दिख रहा, और वो जैसे बोली जिस टोन में, पूरे टोन में वो हस्बैंड को एक्सप्लेन करी, वहाँ भी उसका इरिटेशन पूरा दिख रहा है। तो इरिटेबिलिटी हस्बैंड टूवर्ड। और
उसने सेकंड क्या बोला कि भाई इस हस्बैंड से मुझे 1 रुपये का सपोर्ट नहीं है। कम से कम सर जाके मुझे खेती में थोड़ी देर फ्री तो छोड़े, तो मैं अपना काम ठीक से कर पाऊँ, मैं थोड़ी देर रेस्ट कर पाऊँ। पहले करता था, अब नहीं करता था। तो रुब्रिक है अपना हमारे पास, कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ सेल्फ, लैक कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, डिज़ायर। कॉन्फिडेंस, वांट ऑफ कॉन्फिडेंस, सपोर्ट, डिज़ायर। मतलब पहले जब वो सपोर्ट करता था तो ये बड़ी कॉन्फिडेंस थी, अब वो सपोर्ट नहीं दे रहा तो ये वो कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि मैं कैसे कर पा रही हूँ, मैं कर नहीं पा रही हूँ, उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसको सपोर्ट नहीं मिल रहा है हस्बैंड की तरफ से। और सिर्फ छोटी सी ख्वाहिश है इसकी। इस रेमेडी को अगर हम आगे देखेंगे तो ये रेमेडी बहुत आगे जाने के बाद में बहुत स्थिति इनकी बिगड़ती हैं, बट ये इस स्टेट में आई है जहाँ अभी ये उस इंसैनिटी और सैडनेस की स्टेट में नहीं गई है, हाइपोकॉन्ड्रिक स्टेट में नहीं गई है। इसने सिर्फ हस्बैंड से सिर्फ छोटी सी नीड रख रखी है तो भैया थोड़ी सी राहत दे दो। और स्वाभाविक सी बात है, इस केस की मॉर्बिडिटी यही है कि वो इतना कर रही है, इतना कर रही है, सिंगल हैंडेड कर रही है, पूरा घर का काम अकेला कर रही है। और अगर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा तो उसका इरिटेशन होना, उसका हस्बैंड से गुस्सा होना बहुत लाजमी है। तो और यही इसकी बीमारी का कारण है। तो ये रेस्ट चाहती है, रेस्ट डिज़ायर फॉर। और हमने सिर्फ इन तीन ही रूब्रिकों के आधार पे, और आप एवर्जन टू हस्बैंड, बट वो फील नहीं है यहाँ पे, है ना। हमने इसमें ज़्यादा डिटेल जाने की कोशिश नहीं की। तो बट ये है कि इरिटेबली हस्बैंड टुवर्ड इस पूरे केस में मुझे अच्छे से लग रहा था। तो 3 रूब्रिक के बेस पर हमने पेशेंट को कालीफॉस दिया। कालीफॉस 200 के 3 डोज, और पेशेंट को काफ़ी मतलब विद इन क्लिनिकली उनको पेशेंट को इतना रिलीफ हो गया बैक पेन में कि वो बड़ी आश्चर्य से बोलने लगी, सर कि पेन ही नहीं है मुझे। अब अगर कालीफॉस के बारे में अगर आप हम संगन सर की बुक में एक लाइन पढ़ेंगे ना, तो हमको ये मेडिसिन बहुत अच्छे समझ में आएगा कि एक लाइन है इसमें, देखिए आप, इट इज़ द लाइक द सिचुएशन ऑफ वुमन हु हैज़ टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन सिंगल हैंडेडली। सिंगल हैंडेड वो अपने पूरे घर को देखती है ना। एक और लाइन बहुत अच्छी प्यारी सी लाइन है इसमें, वर्क सीम्स टू ड्राइव हिम क्रेजी ऑनिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ हिज माइंड। वो इतना काम करते हैं, इतना ओवर वर्क करते हैं कि उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। आप जनरल देख सकते हैं स्टूडेंट जो ओवर वर्क, ओवर स्टडी, इस केस में ओवर वर्क है, ओवर बर्डन है, इसके सारे एलिमेंट ओवर बर्डन से आ रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, इसको झक मार के करना पड़ रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है, इसको झक मार के करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, सीपिया बहुत क्लोज आती है। हाँ, अब हमारा कंसर्न, हमको ये लगेगा भाई कि अब सीपिया क्यों नहीं, तो सीपिया का जो कंसर्न है ना वो रेसिप्रोकेशन है कि सर मैंने इतना कुछ किया, लाइफ टाइम मतलब इतनी सब चीज़ें की है, सीपिया को प्यार चाहिए, रेसिप्रोकेशन चाहिए फैमिली से, इसको सपोर्ट चाहिए, रेस्ट चाहिए। और आप देखिए कालीफॉस जो बनती है ना, वो ओवर वर्क और ओवर बर्डन से उसके सारे एलिमेंट आते हैं। वो इतना सारा काम जो उस पर लाद दिया जाता है या सिचुएशन वाइज उसके ऊपर आ जाता है, तब कालीफॉस बीमार होती है। और वो आपको देखकर एक फील आएगा। इस केस में मैंने कोई रूब्रिक नहीं बनाया था, फील वाइज दिया था कि ये लेडीज़ सिंगल हैंडेड सारा काम हैंडल कर रही है और अब इसको वो रेस्ट नहीं मिल रहा है, वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ये इसका बैक बोल गया है, इसका स्पाइन बोल गया है और ये परेशान हो रही है और उसको हस्बैंड की तरफ से ल्यूकोरिया का प्रॉब्लम आ रहा है। अब देखिए कि इसमें अगर आप उसमें जाएंगे, क्या बोलते हैं, अपने सीपिया में जाएंगे ना, तो सीपिया सब दिल से करने वाली रेमेडी है ना। वो रेस्ट के नॉट में पड़ी हुई है। वो जब, और उसको सिर्फ एक वो जब तक वो सारे काम नहीं हुए वो बैठेगी नहीं, और उसका सारा कंसर्न उसकी फैमिली रहती है कि भाई वो उस घर में अपने एक एग्जिस्टेंस की
लड़ाई लड़ती है कि भाई वो उस ओवर स्टेट में होती है कि कैसे भी करके घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर ले, मैं इस घर की नहीं हूँ, तो वो उस डिज़ायर, लव, रेसिप्रोकेशन के पीछे दौड़ती है। इस केस में कहीं भी रेसिप्रोकेशन नहीं था, है ना। और इसका कहीं फैमिली से कंसर्न नहीं था, ना बच्चों की चिंता, कुछ नहीं, बच्चे सब कर रहे हैं, धर रहे हैं वगैरह। तो सीपिया अपनी फैमिली से, फैमिली में मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरी ड्यूटी, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसी में पड़ी हुई है। मतलब सीपिया आकर के करती है, लेती है, डांसिंग एम्ब्यूरेट में पड़ी हुई रेमेडी है। डांसिंग एम्ब्यूरेट में काली फौज भी पड़ी हुई, पर इसको ये सारी चीज़ें झक मार के करनी पड़ती है। और ऐसी कई सिचुएशन काली फौज के साथ बन जाती हैं जहाँ पर काली फौज मेडिसिन आती है। यहाँ जैसे मैंने इस केस में ही अभी मैंने आपको बताया कि काली फौज के लिए यहाँ पे हस्बैंड काम नहीं कर रहा है, और उसको वो कंडीशन आ गई एल्कोहलिक हस्बैंड, जहाँ पर हस्बैंड काम नहीं करता और सारा लोड पत्नी के ऊपर आ जाता है। वहाँ हम काली फौज सोच सकते हैं। और सिंगल मदर या फिर डाइवोर्स मदर, इसके अलावा ऐसे हस्बैंड जहाँ जिनके हस्बैंड को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है और सारा काम वाइफ को मैनेज करना पड़ता है, बिल भरना, नल के बिल भरना, सब्जी लाना, राशन लाना, माँ बाप की केयर करना, बच्चों की केयर करना, सारा काम उनको अपने दम पर करना पड़ता है। या फिर हस्बैंड जॉबलेस है, घर पड़ा है, कोई काम नहीं है, उसमें फाइनेंशियल लोड उन पे आ रहा है, घर का फिजिकल वर्क लोड उनके ऊपर आ रहा है, मेंटल लोड उन पे आ रहा है। मतलब कि काली फौज ओवरऑल ओवरबर्डन और वर्क की एक बहुत अच्छी रेमेडी है, जहाँ पर वो काफ़ी परेशान होती है सिंगल हैंडेड करके। और इसके पास में एक रेमेडी और आती है, जो अगर हम हमारे चार्ट में देखते हैं और फील्ड वाइज देखते हैं, तो वो है बम्बूसा। अब बम्बूसा जनरली खोखली रेमेडी है, एक प्रकार देखा जाए तो बांस से बनी हुई रेमेडी है। वो उनका थ्रेशोल्ड इतना लंबा नहीं चलेगा। काली फौज का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है, सीपिया का थ्रेशोल्ड बहुत ज़्यादा है। काली फौज बहुत लंबे टाइम तक करेगी, सीपिया भी काफ़ी लंबे टाइम तक करेगी। पर जहाँ उनको रेसिप्रोकेशन सीपिया को मिलना बंद हुआ, फिर वो वहाँ इंडिफरेंस और सैड और ग्लूमी उस स्टेट में जाएगी। उसको जब तक वही प्यार, लव, रेसिप्रोकेशन मिलेगा तब तक वो चलेगी। बम्बूसा के पास इतनी ताकत नहीं है। बम्बूसा पुअर की रेमेडी है। एक रूब्रिक डिल्यूजन बोन टायर एज इफ बर्थ, मतलब वो जन्मजात थकी मांदी रेमेडी है जो इतना काम नहीं कर पाएगी। और दूसरा जनरली हम अगर बम्बूसा के सपोर्ट की बात करें तो बम्बूसा इतनी कॉन्फिडेंट नहीं होती जितनी काली फौज होती है, क्यों, है ना। काली फौज जितना ओवरबर्डन होकर इतना काम करती, इतना मेरे हिसाब से बम्बूसा में वो उतना कॉन्फिडेंट नहीं होता है। कॉन्फिडेंट में भी रेमेडी आपकी काली फौज पड़ी हुई है। इवन जबकि बम्बूसा लाइट डिज़ायर की रेमेडी है, बेड डिज़ायर रेमेडी बेड की रेमेडी है। वो बेड में रहेगी, ज़्यादा कुछ माथा फोड़ी नहीं करेगी, और उनको जनरली मॉनेटरी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता होती है, फाइनेंशियल, है ना। और वो क्यों फाइनेंशियली, क्योंकि वो एक एज में जाने के बाद जब बच्चे उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करते ना, तो उनकी चिड़चिड़ाहट बच्चों से होती है, इरिटेबिलिटी चिल्ड्रन टूवर्ड। एक बहुत अच्छा रूब्रिक है डिस्पेयर सपोर्ट वांट्स टू बी। एक मतलब ये लोग फाइनेंशियली जब तक इनको अच्छा मिलता होता है तब तक इनको कोई दिक्कत नहीं होता है, और जब इनको वो पैसा मिलना कम होता है ना, तो ये बड़े डिस्पेयर में जाते हैं कि हमने इनके लिए इतना ज़िंदगी भर किया और आज जब हम इस उम्र में आए हैं तो ये लोग, ये बच्चे हमको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जनरली इनका सपोर्ट जो होता है ना, वो पैसों का होता है, फाइनेंशियली मैक्सिमम टाइम, है ना, फिज़िकल के साथ साथ फाइनेंशियली। इसलिए वो एंजाइटी मनी मैटर्स की रेमेडी है। उनको पैसों को लेकर उम्र दर एक एज में जाने के बाद में जो लोग जो बच्चे या फैमिली उनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करती है, तब ये लोग बीमार होते हैं। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो बम्बूसा का कोई फील नहीं है, पैसे की कोई बात नहीं है, बच्चों से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं है, पति फीमेल सारा काम देख रही है, पैसा सारा उसके हाथ में है। बट यहाँ उस लेडी को सिर्फ थोड़ी सी राहत चाहिए। सो ये तीनों रेमेडी अलग अलग यहाँ डीडी होती है, काली फौज, बम्बूसा, सीपिया, है ना। तो जब हमें ऐसा कुछ फील होता है ना, तो हमें ये कंफर्म करना चाहिए कि इसका कोर
या उस रेमेडी का कोई ऐसा CTQ पूछकर हम उस रेमेडी को डिफ्रेंशिएट कर लें। वरना जब भी हमारे चार्ट में सीपिया कालीफोस ऐसी रेमेडी आएंगी, बम्बूसा आएंगे, तो हम जो ऊपर चार्ट की रेमेडी होंगी वो दे देंगे। कई बार चार्ट में जो ऊपर रेमेडी आई होती है ज़रूरी नहीं कि वो सही हो। कई बार तीसरी, चौथी, पाँचवीं नंबर की रेमेडी हमको देनी पड़ती है, क्योंकि जब हम CTQ करते हैं तो वो उसका प्रोमिनेंट रूब्रिक निकलता है और जो उसको नंबर 1 पे ले आता है। और कोशिश करें कि पेशेंट की चाहत, डिज़ायर क्या चाहते हैं आप, वो जानने की कोशिश करें। और वाई ऑफ द केस, तो इस केस में हमने तीनों रेमेडी के वाई बताए कि तीनों रेमेडी कब बीमार होती हैं। तो वाई के आधार पे हम बहुत इजीली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं कि एक्चुअल में ये रेमेडी क्यों बीमार होती हैं, कालीफोस बीमार क्यों होती हैं, बम्बूसा बीमार क्यों होती है और सीपिया क्यों बीमार होती है। तो बहुत इजीली हम तीनों रेमेडी को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और एग्जैक्ट सिमिनिमम दे पाएंगे। सो ये एक मेरी छोटी सी कोशिश है कालीफोस से बम्बूसा और सीपिया को DD करने की। और जनरली देखिए आप कालीफोस के कितने अच्छे अच्छे रूब्रिक हैं। अगर अभी नीट का एग्ज़ाम होता है या बच्चे जो UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, तो जनरली वो बहुत लंबा इसको एक मतलब बोल सकते हैं कि ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। और इसके रूब्रिक देखिए आप सारे कितने अच्छे अच्छे रूब्रिक हैं कि जो एग्ज़ाम के टाइम बहुत ओवरबर्डन, ओवरवर्क कर कर प्रोस्टेट हो जाते हैं। प्रोस्टेशन ऑफ माइंड स्टडी प्रोलॉन्ग, बहुत लंबे टाइम तक स्टडी कर कर कालीफोस के पेशेंट थक जाते हैं। प्रोस्टेशन ऑफ माइंड रीडिंग फ्रॉम, लिखते वक्त परेशान। प्रोस्टेशन ऑफ माइंड राइटिंग आफ्टर, स्लोनेस ऑफ वर्क, सक्सीड नेवर, राइटिंग फटिग्स, लिखते लिखते थक जाते हैं। ओवरवर्क, आप कालीफोस के जस्ट पीछे नाम डालिए, ओवरवर्क, ओवरबर्डन, जहाँ ये सब चीज़ें ज़्यादा मिलेगी। कोशिश कीजिए फील्ड पे ही कालीफोस को देने की कोशिश कीजिए। और फियर ऑफ फेलियर एग्जामिनेशन, फियर ऑफ नर्व, हमने कालीफोस को पढ़ा है केंट में, एलेंस के नोट में, कि ओवरवर्क से उनके सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। एक सिंपल सा मैं एक आपको लास्ट में एक थीम दे रहा हूँ, एक टिप्स दे रहा हूँ। जनरली ये बहुत जगह सुना होगा आपने कि अक्सर बैंकिंग सेक्टर में जहाँ ब्रांचेस होती है, जहाँ बैंक होती है, वहाँ पर कम स्टाफ होता है। मैंने देखा है ऐसा केस। तो वो पेशेंट मेरे पास आए थे और उस स्टाफ वहाँ पर 4 लोगों का स्टाफ है, मतलब कि बाहर और मैनेजर अंदर, और 4 जने के स्टाफ को 2 जने हैंडल कर रहे हैं, जिसमें से एक के ऊपर इतना लोड है कि उसको कैश भी देना है, उसको बहुत सारे काम करने हैं। तो उन्होंने मुझे यही काम किया कि सर के पूरे ब्रांच में सबसे ज़्यादा लोड मेरे ऊपर है, सिंगल हैंडेड काम करना पड़ता है मुझे पैसे भी देने हैं, पैसे निकालने भी हैं, मुझे खाते भी खोलने हैं, मुझे और एक्स्ट्रा काम भी करने हैं, फाइल मैनेज करनी है, लोन की करनी है, ये सारे काम मेरे ऊपर सर, मैं कर करके थक जाता हूँ। शाम होती तो मेरी हालत ऐसी हो जाती है। और वो पेशेंट मल्टीपल कंप्लेन लेकर आए थे, हमने उनको इसी बेस पे कालीफोस दिया। तो कहीं आपको कालीफोस के बारे में इतना सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा, हमको ये देखने का फील आएगा कि यार बहुत ज़्यादा बर्डन इस बंदे पर, और ये चाह ये रहेगी कोई रेस्ट दे मुझे। एक्चुअल में कि सर बैंक को सोचना चाहिए नहीं कि एक आध कोई बंदा बढ़ा दे तो कम से कम हम पे थोड़ा सा भार कम पड़े, हम थोड़े राहत लें। तो कालीफोस को वही सपोर्ट डिज़ायर, ओवरबर्डन और रेस्ट डिज़ायर, ये इसका ट्रायो चलता है। और वो उसकी चाहत होती है कि थोड़ा तो कम करो यार, थोड़ा तो लोड कम हो मेरे ऊपर से। तो ये एक छोटी सी मेरी कोशिश थी तीनों रेमेडी को DD करने की। मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जो कालीफोस में इंटरेस्ट रखते हैं उनको सेंड करें। ओके, थैंक यू।